हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए हम लोग जो है क्लास 11 का फिजिक्स का नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग मैथमेटिकल टूल्स को एकदम बेसिक तरीका से, डिटेल तरीका से हर एक चीज को कवर आउट कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर आप एनसीईआरटी किताब को उठाओगे तो एनसीईआरटी में इस टॉपिक का नाम दिया हुआ है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और अगर इसी टॉपिक को आप एससी वर्मा में उठाओगे तो एससी वर्मा में इस टॉपिक का नाम दिया हुआ है रेस्ट एंड मोशन, या हम सिंपली काइनेमेटिक्स बोल देते हैं। ठीक, तो छोटा सा बात था जो आपको बताना था, हम आपको बता दिए। क्लियर है? चलिए अब इसमें जो है हम लोग ये मान के चलेंगे कि क्लास 9th में थोड़ा बहुत आप मोशन पढ़े हैं, लेकिन हम ये पूरा मान के चलेंगे कि आपको आता कुछ नहीं है ना, आप बस आ गए हैं और आप जेई मेंस या जेई एडवांस या फिर आप नीट की अच्छी लेवल पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक, चलिए अब रहा बात क्या टॉपिक का, तो आज के जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग खास करके बेसिक बात को कवर आउट करेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को समझेंगे कि एग्जैक्टली सर पोजीशन शब्द का मतलब क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। उसके बाद हम लोग फिर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर, या हम लोग सिंपली बोल सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद जाके फिर हम लोग डिस्टेंस को देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, रेस्ट, मोशन, ढेर सारा काम हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है बात? तो जैसे कि प्रॉपर तरीका से आपको नोट्स बनवाते हैं और आप नोट्स को बनाते भी रहिए और प्रॉपर तरीका से आपको चीज को करवाते हैं, उसी रूप से हम लोग फिर से उस चीज को कवर आउट करेंगे। ठीक, तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा। हमारा जो हेडिंग रहेगा, मेन टॉपिक है, वो टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और हमारा टॉपिक का सबसे पहला हेडिंग जो रहेगा वो रहेगा पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो आप हेडिंग लगाइएगा पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए सर शुरू करते हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डील करना। ठीक, हम आपको एक एक बात डिटेल्ड में बताते हैं, पहले समझाते हैं, तो आपका भी काम और दायित्व बनता है कि आप चीजों को पहले समझें और फिर हम प्रॉपर तरीका से नोट्स लिखाते हैं। मेरा आदत ही है प्रॉपर तरीका से नोट्स निकालने का। हम प्रॉपर तरीका से नोट्स को लिखाते हैं और आपको पूरा समय देते हैं पॉज करके अटेम्प्ट करने के लिए। क्लियर है बात? तो पहले आप समझने पे, बेस को बिल्ड करने पे फोकस करें। ठीक, अच्छा, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहला बात तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु होता है, कोई भी थिंग्स, कोई भी चीज होता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए मेरे नजर में ये मार्कर, मार्कर क्या है? मेरे नजर में ये ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन का मतलब क्या है? अगर हम शुद्ध भाषा में बात करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन का इतना सा बस मतलब है क्या कि ये एग्जैक्टली कहां पर लोकेट है। क्या हम बोल रहे हैं? ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। तो हम बोलेंगे क्या सर, इस रूम के इस हाथ के ऊपर में ये रखा हुआ है। ठीक, इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहां है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो हम बस जो थ्योरी है उसको हम लिख रहे हैं क्या, इट गिव्स द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या हम बोले? किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन का मतलब यह होता है उस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन, वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कहां रखा हुआ है, कहां लोकेट है, उसी बात का मतलब होता है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम लोग चीज को समझते हैं। एकदम प्यार से आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे चीजें इलाबोरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। समझिएगा बात को। मान लिए हम अपने मन से कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, हम अपने मन से मान रहे हैं कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट है और अपने पास 3 आदमी है। पहला आदमी ए, दूसरा आदमी बी, तीसरा आदमी सी। और अगर हम फिजिक्स के टर्म में बोलेंगे तो अपने पास 3 ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये, इसको जब हम देख रहे हैं तो हम हो गए ऑब्जर्वर और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और आप मेरे कैमरा के थ्रू आप देख रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे? ऑब्जर्वर, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर का सिंपल सा मतलब क्या है? जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, बस चलिए मान लेते हैं मेरे पास 3 आदमी है या 3 ऑब्जर्वर है, ए, बी और सी। ठीक, मान लेते हैं ए से जो है ऑब्जेक्ट वो कितना दूरी पर है? लेट से 10 मीटर की दूरी पर है।
बी से कितना दूरी पर है, मान लेते हैं 9 मीटर की दूरी पर है, और सी से कितना मीटर की दूरी पर है, मान लेते हैं 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक, क्या बोले, अपने पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर है अपने पास 3 गो, जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। ठीक, ए बी सी 3 ऑब्जर्वर है, और ए ऑब्जर्वर से जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर की दूरी पर है, बी से वो 9 मीटर की दूरी पर है, और सी से वो ऑब्जेक्ट जो है वो 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक, अच्छा, क्लियर है बात, इतना बात समझ में आ गया। अगर हम डायरेक्शन को समझना चाहते हैं किसी भी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो आपको पता है कि सर इस तरह से हम लोग डायरेक्शन में क्रॉस बनाते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग मुद्दा पे पहुंचते हैं, मेन मुद्दा समझिएगा, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम आपसे अगर पूछेंगे, क्या पूछ रहे हैं समझिएगा, हम आपसे पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट ए से कितना दूर पर है, मतलब ऑब्जेक्ट, अगर हम ए ऑब्जर्वर से बात करेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट कहां है, तो ए अगर हमको बोल रहा है कि मेरे से 10 मीटर का दूरी पर है, अगर ए ऑब्जर्वर बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट मेरे से 10 मीटर का दूरी पर है, तो 10 मीटर का दूरी तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 10 मीटर, ये भी हो सकता है, 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 ये भी ढेर सारा 10 मीटर हो सकता है ए से। लेकिन अगर ए बोल देगा कि मेरे से ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर साउथ की तरफ है, समझिएगा बात, अगर ए बोल देगा मेरे से ऑब्जेक्ट 10 मीटर साउथ की तरफ है, तो हम एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट पर पहुंच पाएंगे, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट का लोकेशन पे पहुंच पाएंगे। क्लियर है बात, फिर से हम अलग तरीका से समझाते हैं। जैसे बी से बात करेंगे, बी से पूछेंगे बाबू बी ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो अगर बी बोलेगा मेरे से 9 मीटर दूरी पर है, तो हो सकता है कि यहां पर भी हो ऑब्जेक्ट, हो सकता है यहां पर भी हो, यहां से 9 मीटर, हो सकता है यहां से 9 मीटर यहां पर हो सकता है यहां से 9 मीटर यहां पर हो सकता है यहां से 9 मीटर यहां पर हो। तो 9 मीटर बोलने से बात नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हम हो सकता है यहां खोजे, यहां खोजे, यहां खोजे, यहां खोजे, यहां खोजे, बाद में खोजने के बाद पहुंचेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट तो इधर की तरफ में 9 मीटर में था। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया सर, अगर हमको बी ऐसा बोल देगा कि ऑब्जेक्ट जो है हमसे 9 मीटर वेस्ट की तरफ है, तो हम बी पर पहुंचेंगे और 9 मीटर वेस्ट पहुंचेंगे। देखो वेस्ट का डायरेक्शन, 9 मीटर वेस्ट पहुंचेंगे और ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो सी से पूछेंगे ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो सी बोलेगा मेरे से 15 मीटर किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की तरफ जाता है, तो सी बोलेगा मेरे से जो ऑब्जेक्ट है वो 15 मीटर नॉर्थ की तरफ है। क्लियर हो गया बात, समझ में आया। हम फिर से सारा बात को सम अप करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ए से हम पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो ए बोलेगा मेरे से 10 मीटर साउथ की तरफ है, नीचे की तरफ साउथ, मेरे से ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर साउथ की तरफ है। बी बोलेगा मेरे से ऑब्जेक्ट जो है वो 9 मीटर वेस्ट की तरफ है, और सी बोलेगा मेरे से ऑब्जेक्ट जो है वो 15 मीटर नॉर्थ की तरफ है। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया सर, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन को डिफाइन करने के लिए, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफाइन कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए, ऑब्जर्वर से कितना दूरी पर है ये तो पता होना ही चाहिए। ऑब्जर्वर से कितना दूरी पर है, ऑब्जर्वर से कितना दूरी पर है, ऑब्जर्वर से कितना दूरी पर, ये बात पता होना ही चाहिए। और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, जैसे ये बोल रहा है साउथ की तरफ है, जैसे ये बोल रहा है वेस्ट की तरफ है, और जैसे ये बोल रहा है किसकी तरफ है, ये बोल रहा है नॉर्थ की तरफ है। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया। तो इसका मतलब हम एक बात समझ सकते हैं क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को समझने के लिए हमको 2 बात पता होना बेहद जरूरी है। सारा बात को कंपाइल कर रहे, क्या बोले, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को सिग्निफाई करने के लिए, समझने के लिए हमको 2 बात का पता होना बहुत जरूरी है। पहला कि ऑब्जर्वर से उसका दूरी कितना दूर पर है, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर से कितना दूरी पर है। दूसरा कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है। क्लियर है बात, इसी बात को हम यहां पर लिखते हैं। देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं, फॉर position of an object we need 2 factors, 2 फैक्टर्स हमको पता होना चाहिए। फॉर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड 2 फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर क्या, मेरा बच्चा बोलेगा सर सबसे पहला फैक्टर क्या, इट, ऑब्जेक्ट का इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, इट्स
डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक, दूसरा क्या कि सर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसका डायरेक्शन किधर की तरफ है। जैसे ए भाई साहब बोलेगा कि मेरे से ऑब्जेक्ट 10 मीटर के दूरी पर है, तो हम एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है 10 मीटर इधर भी हो, मेरा बात समझ पा रहे हैं, हो सकता है 10 मीटर इधर भी हो सकता है 10 मीटर इधर भी हो सकता है 10 मीटर ऊपर की तरफ हो सकता है 10 मीटर, तो हमको खोजना पड़ जाएगा ना बाबू। लेकिन अगर ए वाला बोल दिया कि हमसे ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर की दूरी पर है और किधर की तरफ है, साउथ की तरफ है, तो हम एक के बार में यहां पहुंच जाएंगे। ठीक, उसी तरह से बी बोल दिया हमसे 9 मीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट है, तो हमको खोजना पड़ेगा। हो सकता है 9 मीटर यहां हो सकता है 9 मीटर यहां हो सकता है 9 मीटर यहां हो सकता है 9 मीटर यहां। लेकिन अगर बी बोल दिया कि हमसे ऑब्जेक्ट 9 मीटर वेस्ट की तरफ है, तो हम एक के बार में यहां पर पहुंच जाएंगे। यही बात आपको समझाना चाह रहे हैं क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को सिग्निफाई करने के लिए, समझने के लिए हमको दो फैक्टर का पता होना बहुत जरूरी है। पहला इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दूसरा इट्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। छापिएगा बाद में, लिखिएगा नोट को बाद में, पहले समझिए। इट्स डायरेक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू w.r.2, इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, बस समय बचाने के लिए हम इस तरह से लिख रहे हैं, इट्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो एक बात हमको समझ में आ गया सर, एक बात हमको समझ में आ गया क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को पता करने के लिए हमको दूरी भी चाहिए, डिस्टेंस, दूरी भी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन। जैसे हम बोलेंगे एक तो लेंथ भी चाहिए, दूसरा हमको डायरेक्शन भी चाहिए। और आप हमको बताओ किसी भी क्वांटिटी में अगर आपके पास मैग्नीट्यूड, कहने का मतलब लेंथ, और डायरेक्शन आ गया तो वो किस तरह का क्वांटिटी हो जाता है, हम उसको बोलते हैं क्या, बोलिए बोलिए, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहां से लिखेंगे क्या कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ये जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड एज किस तरह से कैरेक्टराइज करते हैं, पोजीशन वेक्टर से। इसका नाम होता है पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग सिंपली आर लिखते हैं स्मॉल में और एरो मार देते हैं। क्लियर है बात। हम लोग क्या बोले, सारा बात को फिर से सम अप करते हैं। हम बोले क्या कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन को ही हम लोग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक, उसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लिए कि एक बार ऑब्जर्वर ए लिए, फिर ऑब्जर्वर बी लिए, ऑब्जर्वर सी लिए, तीनों तीन तरह का बात बोल रहा है। ऑब्जर्वर ए बोल रहा है कि मेरे से ऑब्जेक्ट 10 मीटर दूरी की तरफ साउथ की तरफ है, बी बोल रहा है मेरे से ऑब्जेक्ट जो है 9 मीटर दूरी वेस्ट की तरफ है, और सी बोल रहा है मेरे से ऑब्जेक्ट जो है 15 मीटर नॉर्थ की तरफ है। तीनों अलग बात बोल रहा है, लेकिन तीनों अपना अपना जगह पे एकदम सही है। क्यों? काहे कि हमको पता है सर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको पोजीशन पता करना है तो दो बात हमको पता होना चाहिए कि उसका डिस्टेंस ऑब्जर्वर से कितना दूरी पर है, 10, 9, 15 डिस्टेंस, और डायरेक्शन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। जैसे ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपना किधर की तरफ है, ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपना साउथ की तरफ है, बी के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपना किसके तरफ है, किसके तरफ है बोलिए बाबू, वेस्ट की तरफ है, और सी के रिस्पेक्ट में जो है ये क्या है, सी के रिस्पेक्ट में ये किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। तो यहां पर जो अपना ए बी सी था बाबू, यहां जो अपना ए बी सी था, ये तीनों क्या था, ऑब्जर्वर था। ऑब्जर्वर जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा, ऑब्जर्वर विच ऑब्जर्व दी ऑब्जेक्ट। कल के दिन अगर छोटा सा डेफिनेशन आपसे कोई पूछ दे कि ऑब्जर्वर का क्या मतलब होता है, तो ऑब्जर्वर का मतलब होता है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, देखता है। क्लियर है बात। तो अपना ए बी सी यहां पर क्या था, ऑब्जर्वर। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो वहां के बाद सारा बात को सम अप करते हुए हम देखें कि डिस्टेंस और डायरेक्शन पोजीशन के लिए दोनों बात मायने रख रहा है। इसका मतलब पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको सिंपली स्मॉल आर वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं।
क्लियर है बात। और एक छोटा सा बात हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक 3 डायमेंशनल प्लेन है, एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ठीक। और मान लेते हैं यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट, क्लियर है, हम बोल रहे हैं कि अपने पास एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, 3 डायमेंशनल फिगर हो गया, 3 डायमेंशनल प्लेन हो गया, और यहां पर अपने पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड है। तो अगर हम लोग ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन को पता करना चाहेंगे, पोजीशन मतलब आर वेक्टर को पता करना चाहेंगे, तो आर वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो एक्स एक्सिस की तरफ मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स, डायरेक्शन क्या करते हैं एक्स एक्सिस की तरफ दिखाने के लिए सर हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। तो इस तरह से हम लोग यहां पर समझ सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा, क्लियर है। बस 2 बात याद रखना है कि सर पोजीशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, का है कि इसमें 2 बात मायने रखता है कि उसका डिस्टेंस ऑब्जर्वर से कितना दूरी पर है और उसके बाद ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लियर है। उसके बाद बोले कि सर पोजीशन अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको लिखने का तरीका है पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग स्मॉल आर वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। और हम लोग एक 3 डायमेंशनल फिगर में समझे कि कोई भी एक्स वाई जेड एक्सिस में एक ऑब्जेक्ट है और उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड दिया हुआ है, तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका यह है कि पोजीशन वेक्टर को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड एक्स की तरफ और डायरेक्शन एक्स की तरफ। एक्स की तरफ डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग आई कैप का इस्तेमाल करते हैं, वाई की तरफ डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग जे कैप का इस्तेमाल करते हैं और जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग के कैप का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको हम यूनिट वेक्टर में स्पष्ट तरीका से समझा चुके हैं, ठीक। तो हम लोग डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग पोजीशन लिखेंगे तो हम बोलेंगे क्या होगा सर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, ठीक। तो इतना सारा बात हमारा पोजीशन ऑफ वेक्टर में, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट में करना था, क्लियर हो गया बात। तो अब आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट खत्म हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट मुद्दा आता है वो आता है फ्रेम ऑफ रिफरेंस, क्लियर है। तो आप हेडिंग लगाइएगा फ्रेम ऑफ रिफरेंस, फ्रेम ऑफ रिफरेंस। काफी बार हम इस शब्द का इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक। और न्यूटन्स लॉ में जब हम लोग पहुंचेंगे तब हम लोग ये बात को पढ़ेंगे भी कि 2 तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वो सब बात जब आगे बढ़ेंगे तब आगे सीखेंगे। अभी हम लोग बेसिक मुद्दा पर है कि होता क्या है सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्लियर है। तो साधारण शब्द में हम आपको समझाते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, किसी भी ऑब्जर्वर का पोजीशन, समझिएगा बात को, किसी भी ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं कि सर ऐसा जगह जहां पर बैठकर, जहां पर से ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मोशन या किसी भी इवेंट को ऑब्जर्व करता है, देखता है, उसको हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है जो यहां बोर्ड पर है और बोर्ड पे बैठ के ये मार्कर को देख रहा है, ठीक। हम क्या बोल रहे हैं, एक आदमी है जो बोर्ड पे बैठ के इस मार्कर को आगे पीछे होते हुए दिख रहा है, ठीक। तो ये बोर्ड पे बैठा हुआ आदमी कौन हो गया, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर ऑब्जर्वर। क्यों, काहे कि ये ऑब्जेक्ट अगर है तो इसका मोशंस का प्रक्रिया को क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, क्लियर है। ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, बढ़िया बात है सर। अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, तो आपको हम 100 बार बोल चुके हैं ये बात को, क्या कि सर ऑब्जर्वर का पोजीशन, ऑब्जर्वर कहां पर है सर, ऑब्जर्वर बोर्ड के प्लेन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया सर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके रिस्पेक्ट में बोर्ड का प्लेन हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब मान लीजिए हम ग्राउंड पे खड़ा है और हम इसको देख रहे हैं और ये क्या कर रहा है, इधर की तरफ दौड़ रहा है, इधर की तरफ भाग रहा है। तो हम देख रहे हैं, इसका मतलब हम क्या हो गए, ऑब्जर्वर। इसको देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया सर, ऑब्जर्वर का, सुनिएगा बात को ध्यान से, ऑब्जर्वर का
पोजीशन। तो हम कहां पर है, हम ग्राउंड पर है, तो ग्राउंड मेरा क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, अच्छा अगर ई हमको देख रहा होगा तो हम हो गए ऑब्जेक्ट, ई हो गया ऑब्जर्वर, और ग्राउंड फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा सर, बोर्ड का प्लेन जो है अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको साधारण शब्द में ये बात समझ में आया होगा, बाकी फिर हम थ्योरेटिकल पॉइंट से दिखाते भी है। समझिएगा बात को, क्या हम बोल रहे हैं, इट इज द सिस्टम फ्रॉम विच द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व या हम बोल सकते हैं और व्यू द इवेंट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया बात, समझ में आया मेरा बात। हम क्या बोले, हम बोले कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक तरह का सिस्टम, जैसे ये बोर्ड हो गया, जैसे ये ग्राउंड हो गया, एक तरह का सिस्टम जहां पर फ्रॉम विच बाबू थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह एरर होता है तो थोड़ा बहुत माफ कीजिएगा, है ना आप। फ्रॉम विच द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व या व्यू द इवेंट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर एक तरह का सिस्टम जहां पर ऑब्जर्वर बैठ करके, जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा होके, मानने का मतलब जहां पर ऑब्जर्वर खुद रह के ऑब्जेक्ट का मोशंस या जो भी इवेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट उसको देखते रहता है, व्यू करते रहता है, डेट इज नोन एज क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, सिंपल सा मतलब है क्या कि सर जहां पर ऑब्जर्वर बैठ के मोशन या इवेंट को ऑब्जर्व करता है उसी चीज को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, थ्योरेटिकल पॉइंट से समझने का कोशिश कीजिएगा, बाकी तो जैसे ही एग्जांपल लेंगे पूरा पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी आपको देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहेंगे, शुद्ध भाषा में, कम शब्द में, तो हम बोलेंगे सर ये एक तरह का ऑब्जर्वर का पोजीशन है। क्या है सर, एक तरह का, बिल्कुल नहीं सर, मान लीजिए एक जो अभी अपना ऑब्जेक्ट था वो बोर्ड पे बैठा हुआ था, अब हम तो जमीन पर खड़ा है, तो इसका मतलब मेरा पोजीशन ही को तो बोला जा रहा है। जब हम ऑब्जर्वर है तो मेरा पोजीशन को ही तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जा रहा है, जमीन ही तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ना। तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर। ठीक, किसी भी ऑब्जर्वर का पोजीशन को ही हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहे हैं हम, फिर से आपको बोल रहे हैं, इससे पहले वाला टॉपिक जो था वो ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम लोग देख रहे हैं, और ऑब्जर्वर कौन, जो देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जेक्ट को, उसको हम लोग ऑब्जर्वर बोल देते हैं। तो यहां पर क्या हो गया सर, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर को ही हम लोग एक तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। अब हम मेनली एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम 100% आपको बोलते हैं कि सारा बात फ्रेम ऑफ रेफरेंस का लोचा खत्म हो जाएगा। बड़ा पॉपुलर सा एग्जांपल लेते हैं जो काफी आप लोग डेली लाइफ एक्टिविटीज में भी देखते होंगे, आप सुने भी होंगे, क्लास 9th में भी जब आप पढ़ रहे होंगे तब भी इस बात को आप सुने होंगे कि एक आदमी ट्रेन से जा रहा है तो प्लेटफॉर्म पे जो ट्री लगा हुआ है उसको ऐसा लगता है कि ट्री मूव कर रहा है, लेकिन दूसरा आदमी जो प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा है उसको ऐसा लगता है कि ट्री रुका हुआ है। ठीक, उसी के बेसिस पे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए अपने पास ग्राउंड हो गया, अपने पास ये ग्राउंड हो गया, और ग्राउंड पे मान लेते हैं अपने पास एक कोई स्टेशन है, लेट से स्टेशन का नाम है पटना जंक्शन। ठीक, अपने पास एक स्टेशन है और स्टेशन कौन सा है, पटना जंक्शन। ये जो है बाबू ये क्या है, ग्राउंड है, ये आप सिंपली बोलो स्टेशन का ग्राउंड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म। ठीक, प्लेटफॉर्म। ठीक, इतना सा बात समझ में आ गया। ठीक, अच्छा अब अपने पास दो गो ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट यहां पर है, सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, ऑब्जर्वर, लेट से इसका नाम ए है। ठीक, अपने पास एक ऑब्जर्वर है ए। ठीक, और दूसरा ऑब्जर्वर कहां पर है, दूसरा ऑब्जर्वर एक ट्रेन के अंदर में है। दूसरा ऑब्जर्वर एकदम प्यार से समझिएगा, ध्यान से, ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो ट्रेन के अंदर में है। ठीक, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बी। ठीक, इसका नाम बी है।
ठीक। और मान लेते हैं कुछ वृक्ष लगा हुआ है, पहाड़ी एरिया वाला वृक्ष लगा देते हैं यहाँ पर, है ना, ट्री लगा हुआ है, लो। ठीक, इस तरह से ट्री लगा हुआ है। क्लियर है? सिचुएशंस आपको समझाते हैं, फिर समझाएंगे आगे बात को। क्या बोले, अपने पास एक प्लेटफॉर्म है, पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म है, ठीक। अपने पास दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर ए है, दूसरा ऑब्जर्वर बी है, ठीक। बी जो है वो कुछ ट्रेन में बैठा हुआ, ये हमारा ट्रेन है, ठीक। और ट्रेन जो है कुछ स्पीड से आगे की तरफ भाग रहा है, या कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा, है ना, कुछ स्पीड से अपना आगे की तरफ भाग रहा है, ठीक। अच्छा, अगर हम ए से पूछेंगे इस ट्री का हाल, सुनिएगा मेरी बात को प्लीज ध्यान से, अगर हम ए से पूछेंगे इस ट्रेन का हाल, तो ए बोलेगा, सॉरी, इस ट्री का हाल, तो ए बोलेगा सर हम तो खड़ा है चुपचाप प्लेटफॉर्म पे, और हम देख रहे हैं कि जितना देर से हम खड़ा उतना देर से ट्री यहीं पर है, इसका मतलब मेरे रिस्पेक्ट में जो ट्री है वो रेस्ट में है। समझिएगा बात को, ये क्या बोलेगा, मेरे रिस्पेक्ट में जो ट्री है वो रेस्ट में, ठीक। अच्छा, बी से पूछेंगे, बी बोलेगा हम तो ट्रेन पे बैठे हुए हैं, और अभी देखें कि हम मेरे, जैसे मान लीजिए ट्री है, तो अभी हम देखें कि मेरे और ट्री के बीच में इतना दूरी है, आधा घंटा के बाद हम कहीं और पहुंच गए और हम देख रहे हैं कि ट्री तो वहीं छूट गया, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे रिस्पेक्ट में ट्री पीछे की तरफ मूव कर रहा है। बी को ऐसा लगेगा कि उसके रिस्पेक्ट में ट्री पीछे की तरफ मूव कर रहा है। अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, बताओ दोनों में कौन सही है और कौन गलत है, तो इसका जवाब होगा सर दोनों अपने अपने जगह पर सही है। समझिएगा बात को, क्या बोले, इसका जवाब होगा कि दोनों अपने अपने जगह पर सही है। एक को ये ट्री रुका हुआ दिख रहा है, क्यों, काहे कि ए का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कहां पर ए खड़ा है, प्लेटफॉर्म, ए का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है प्लेटफॉर्म, वो रेस्ट पर है। क्लियर है बात? हम क्या बोले, ए को ये ट्री रुका हुआ दिख रहा है, क्यों, काहे कि ए का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहां ए खड़ा है, कौन सा है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म रेस्ट पे है, इसलिए ए को भी ऐसा लगेगा कि ट्री अपना रेस्ट में। खत्म बात। आगे बी का मुद्दा पर आते हैं। बी से पूछेंगे तो बी बोलेगा सर हम देख रहे हैं कि ये ट्री है वो मूव कर रहा है, इसका मतलब ये बात हो गया कि सर बी के रिस्पेक्ट में ट्री उसको मूव करता हुआ दिखेगा, क्यों, काहे कि बी का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्या, ट्रेन, वो मोशन में है। क्लियर हो गया बात? फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी समझ में आ गया, और यह भी समझ में आ गया आपको क्या, कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है रेस्ट में हो, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है मोशन में हो। क्लियर है बात? लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नया बात नहीं है सर, बस इतना सा बात है कि किसी भी ऑब्जर्वर का पोजीशन, कहां पर ऑब्जर्वर अपना लोकेटेड है, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। और हम दो बात आपको बताए थे, क्या, कि दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो हम उस बात पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम एक बात बस आपको बता रहे हैं कि रेस्ट वाला को हम लोग बोल देंगे क्या, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल के कैटेगरी में डालेंगे, और एक मोशन वाला जो फ्रेम हो जाएगा उसको एक अलग कैटेगरी में डाल देंगे, और उसी के बेसिस पे हम लोग इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का बात करते हैं। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, तो इस वजह से हम इस मुद्दा पे डिटेल्ड में नहीं आ रहे, बस हम एक जानकारी दे दिए कि दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल, ठीक। अभी हम आ ही नहीं रही उस मुद्दा पे, अभी हम बस इतना समझना चाह रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझा दो ने क्या है। तो मुद्दा समझ में आ गया कि सर ए के रिस्पेक्ट में ये ट्री रेस्ट में उसको लगेगा, क्यों, कहे कि ए का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि प्लेटफॉर्म है वो रेस्ट में है, और बी को लगेगा कि ये मोशन में है, क्यों, कहे कि बी का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि ट्रेन है वो क्या है, मोशन में है। तो हम इस पूरा बात को लिख रहे हैं क्या, कि सर ए का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस शॉर्ट में लिख रहे हैं FORC, फ्रेम ऑफ रेफरेंस शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक। ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है सर, प्लेटफॉर्म है। ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, प्लेटफॉर्म है, और वो क्या हाल में है, वो रेस्ट में है, एट रेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी का कहानी पढ़ लेते हैं। बी का हाल जब पूछेंगे तो बी बोलेगा सर मेरे लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट हमारा ट्री हो गया, तो मेरे रिस्पेक्ट में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, उसका ट्रेन है, ठीक। और उसका जो ट्रेन है वो इन मोशन में। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये बात तो स्पष्ट हो गया कि कहां से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, कहां से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है, व्यू कर रहा होता है, ठीक।
ठीक, क्लियर है। और ऐसा हो सकता है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में भी हो, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में ही हो। जैसे इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है तो इसको ट्री भी लग रहा है रुका हुआ है, नहीं बदल रहा है, लेकिन इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में है तो इसको लग रहा है मेरे रिस्पेक्ट में ट्री मूव कर रहा है। क्लियर है बात? उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आया होगा। तो इतना सा बात हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पता एटलीस्ट जरूर होना चाहिए था। क्लियर है? तो अब आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपर तरीका से आप नोट्स बनाइएगा, है ना? नोट कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? रेस्ट एंड मोशंस, या हम लोग सिंपली काइनेमेटिक्स बोल सकते हैं। क्लियर है? पोजीशन समझ में आ गया होगा 100%, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया होगा 100%। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। ठीक, रेस्ट एंड मोशन, या हम सिंपली इस दोनों शब्द को मिलाते हुए हम लोग बोल सकते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स या काइनेमेटिक्स बोल सकते हैं। ठीक, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है पहले थोड़ा सा समझते हैं। काइन वर्ड का मतलब होता है मोशन। मोशन मतलब रेस्ट और मोशन दोनों। मोशन का मतलब हमेशा मत समझिए कि मोशन होता है, मोशन का मतलब रेस्ट और मोशन दोनों को रेफरेंस में ले रहे हैं। ठीक, और मैटिक्स वर्ड का मतलब होता है मैथ्स। ठीक, तो जो कुछ भी मैथ्स मोशन से जुड़ा हुआ है वो सारा का सारा चीज काइनेमेटिक्स के अंदर में आ जाता है। जैसे हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद फार्मूला के बेसिस पे हम लोग डिराइव करेंगे कि बताओ इतना देर में अपना ऑब्जेक्ट कहां तक चल पाएगा जब इस स्पीड से चला है, या जब रेस से स्टार्ट हुआ है तो कितना दूर चल पाएगा, फलाना, ये सब तरह का बात जो हम लोग करेंगे उसी को हम लोग काइनेमेटिक्स बोल देते हैं। ठीक, काइन वर्ड का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स वर्ड का मतलब होता है मैथ्स। तो जो भी मैथ्स या फिर जो भी कैलकुलेशंस मोशन से जुड़ा हुआ है वो सारा का सारा चीज काइनेमेटिक्स में आ जाता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पहला मुद्दा है रेस्ट को समझना। रेस्ट क्या होता है? तो पहले तो बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं रेस्ट का। क्या बोलेंगे? इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change as the time passes with respect to frame of reference, it is said to be in rest। क्या बोले हम? क्या कि सर रेस्ट का साधारण सा मतलब है कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन में बदलाव नहीं आ रहा है, एज द टाइम पासेस, समय बढ़ रहा है, समय तो घट नहीं सकता, आप वापस से बचपन में नहीं जा सकते हैं ना, आपको बुढ़ापा में ही जाना पड़ेगा, जवानी में ही जाना पड़ेगा, कंडीशंस है। तो यही बात बोल रहा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल नहीं रहा है, डज नॉट चेंज, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, डज नॉट चेंज, अगर आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं बदल रहा है समय के बढ़ने से, और खास करके विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तब हम बोल देंगे कि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। साधारण सा एग्जांपल समझते हैं, पूरा बात क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप देखिएगा ध्यान से, प्लीज आप पहले नोट मत कीजिए, पहले आप बात को समझिए। जैसे मान लेते हैं हम ये ग्राउंड ले लिए, ठीक, ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक बॉल है रखा हुआ, ग्राउंड पे एक बॉल है, ठीक। अब हम चाह रहे हैं कि कुछ समय का बात कर रहे हैं, ठीक। जैसे इस बॉल के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, तो इस बॉल के बारे में कुछ छोटा मोटा बात करना चाह रहे हैं। क्या कि मान लेते हैं t बराबर 0 सेकेंड पे भी ये बॉल यहीं पर था, t बराबर 1 सेकेंड पे भी ये बॉल यहीं पर है, t बराबर 2 सेकेंड पे भी बॉल यहीं पर है, t बराबर 3 सेकेंड पे भी बॉल यहीं पर है, ठीक। ये क्या है सर? ये हमारा ग्राउंड है। तो अब हम समअप कर रहे हैं पूरा डेफिनेशन को, ध्यान दीजिएगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन इस 3 सेकेंड में वहीं का वहीं है,
तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वहीं पर वहीं है, इसका मतलब इसका पोजीशन बदला? नो सर, जब पोजीशन वहीं का वहीं है तो पोजीशन कहां बदला? क्या समय पास हो रहा है? बिल्कुल सर, 1 सेकेंड हुआ, फिर 2 सेकेंड हुआ, फिर 3 सेकेंड हुआ, समय पास हो रहा है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वहीं का वहीं पर है। मान लेते हैं कि ये एक्स पोजीशन पर था, मान लेते हैं कि ये एक्स पोजीशन पर था, तो अभी भी 1 सेकेंड के बाद भी एक सेकेंड के बाद भी एक्स पोजीशन पर है, 2 सेकेंड के बाद भी एक्स पोजीशन पर है, और 3 सेकेंड के बाद भी एक्स पोजीशन पर है। इसका मतलब 100% इट इज कंफर्म दैट कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस अंतराल में, इस समय के अंतराल में क्या है? इस समय के अंतराल में ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है। खत्म बात, क्लियर है? अब मोशन को समझते हैं, समझिएगा बात को। अब मोशन को समझते हैं, तो मोशन को हम यहां लिखते हैं। मोशन पहले डेफिनेशन लिखते हैं, सिंपल सी बात है सर, यहां डज नॉट चेंज आएगा, यहां पर चेंज आ जाएगा, तो लिख रहे हैं क्या? इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes as the time passes, with respect to frame of reference, ठीक, it is said to be in motion। तब हम बोलेंगे क्या कि इस ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये ऑब्जेक्ट अपना मोशन में। हम क्या बोले कि अगर आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन इस बार चेंज हो रहा है, बदल रहा है समय के बढ़ने से, खास करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तब हम बोलेंगे क्या मेरा ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में। एग्जांपल समझते हैं, क्लियर हो जाएगा बात। देखिए समझिएगा बात को। एक मोशन का एग्जांपल ले रहे, ये रेस्ट का एग्जांपल था, मोशन का एग्जांपल ले रहे। वापस से वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिए, ग्राउंड। ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अपना ग्राउंड। ठीक है, थोड़ा सा डॉट बना देते हैं कि आपको लगे नहीं कि एक ही तरह का सिचुएशन है। ठीक, अब मान लिए वापस से वही बॉल है, लो बॉल है, बॉल इस बार ए पोजीशन पर है, t बराबर 0 सेकेंड पर। ठीक, t बराबर 0 पर, मतलब 0 सेकेंड पर, अभी समय शुरू हुआ है तब का बात कर रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद, 1 सेकेंड के बाद जो बॉल है अपना, वो पहुंच गया है वापस से बी पोजीशन पर। ठीक, फिर 1 सेकेंड के बाद, मतलब t बराबर 2 सेकेंड पर, जो बॉल है वापस से वो अपना पहुंच गया है सी पोजीशन पे। ठीक, फिर 1 सेकेंड के बाद t बराबर 3 सेकेंड पे बॉल जो है वो अपना पहुंच गया है कहां पर? बॉल अपना पहुंच गया है डी पोजीशन पे। तो आपसे हम छोटा सा बात करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है सर? जहां से मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ग्राउंड, ये ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या समय बढ़ रहा है? बिल्कुल सर, 0 सेकेंड था, 1 सेकेंड था, 2 सेकेंड था, 3 सेकेंड था, बढ़िया बात है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या इसका पोजीशन बदल रहा है? बिल्कुल सर, शुरू में ए पोजीशन पर था, फिर जाके ये कुछ दूर आगे बढ़ गया है बी पोजीशन पर, फिर जाके ये सी पोजीशन पर आ गया है, और फिर जाके ये डी पोजीशन पर आ गया है। इसका मतलब मेरा बच्चा बोल सकता है कि सर इस अंतराल में, इस 3 सेकेंड के अंतराल में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या हम बोल सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, डेफिनेशन को कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं, इस वजह से बार बार इस बातों को बोल रहे हैं क्या कि सर इस 3 सेकेंड के अंतराल में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन बदल रहा है। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है समय के बढ़ने से, खास करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग बोल देंगे क्या कि ये हमारा प्यारा सा ऑब्जेक्ट जो है ना सर, ये मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर हो गया? ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस 3 सेकेंड के अंतराल में मोशन में है। क्यों? काहे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन बदल रहा है। आप खुद भी देखो ना, एक बार ए पोजीशन पर है, फिर बी पोजीशन पर है, फिर सी पोजीशन पर आ गया, फिर डी पोजीशन पर आ गया। लेकिन यहां पर देखो समय बढ़ रहा है, लेकिन वो शुरू से लेकर लास्ट तक एक्से पोजीशन पर रहा है। इसका मतलब यहां पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, यहां पोजीशन चेंज हो रहा है। तो पोजीशन चेंज होगा, इसका मतलब मोशन में आएगा। पोजीशन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब मोशन में नहीं आएगा। ठीक, मैं एक बार देख लेता हूं कि सारा डेटा को मैं ठीक से लिखा हूं ना, सब कुछ ठीक है। ठीक, अब हम इस बात को समझाने के बाद
हम कुछ मुद्दा आपसे डिस्कस करना चाहते हैं और उसके बाद ही हम चाहते हैं इन सब बातों को आप नोट डाउन करें और उसके बाद फिर उस बातों को भी आपको हम नोट लिखवा के करा देंगे। ठीक, अब मुद्दा को समझिएगा। मोशन का जरूरी मतलब है ये, समझिएगा बात को ध्यान से क्लियरली। ठीक, मोशन का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, ठीक, एकदम प्यार से समझिएगा, थोड़ा बारीकी वाली बात है लेकिन समझिएगा बात को। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसमें दो सिचुएशन ले रहे हैं हम, एक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको और दूसरा एक आदमी है जो बाइक से अभी गुजर रहा है वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब हम देखें तो मेरे रिस्पेक्ट में, इसलिए यहां पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस शब्द का इस्तेमाल किए। ठीक, जब हम देख रहे हैं तो मेरे रिस्पेक्ट में, मतलब इसके लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा अपना ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में, मतलब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है, ग्राउंड रेस्ट में, ग्राउंड तो मूव नहीं कर रहा है, मेरे रिस्पेक्ट में है ना, तो ग्राउंड रुका हुआ है, इसका मतलब मेरे रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आया। क्यों? कहा कि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, मतलब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, तो आप इतना ही समझिए मेरे रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक, लेकिन बाइक पे जो आदमी गुजरा है वो बोलेगा अभी इतना दूरी था, फिर दूरी बढ़ा, फिर दूरी बढ़ा, फिर बहुत दूरी बढ़ गया। इसका मतलब बाइक वाला आदमी के नजर में, बाइक वाला आदमी के नजर में ये मोशन में है और मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। तो यहां से कुछ कुछ बात मिला हमको। क्या क्या मिला? पहला ध्यान दीजिएगा, मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, उसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। इसका मतलब अगर हम इसको रेस्ट में बोल दिए तो ये जरूरी नहीं है कि ये सबके रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही आएगा। फिर से बता रहे, अगर हम बोल दिए कि ये रेस्ट में है तो ये एकदम जरूरी नहीं है कि ये सबके रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। ठीक, मेरे रेस्ट में है, इसका मतलब ये सिर्फ मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, दूसरा बात, अगर बाइक वाला बोल दिया है कि मोशन में है तो जरूरी नहीं है कि बाइक वाला मोशन में बोल दिया है तो हमेशा ये मोशन में आएगा। नहीं, देखो मेरे रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर कोई आदमी इसको रेस्ट में बोल रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो इसका साधारण सा बस इतना मतलब है कि उसके रिस्पेक्ट में, उस आदमी के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक, क्लियर है? अगर कोई आदमी बोल दिया कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसका मतलब यह है कि उस आदमी के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है, जरूरी नहीं कि सबके लिए वो मोशन में होगा। या कोई आदमी बोल दिया रेस्ट में तो उस आदमी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, जरूरी नहीं है कि सबके लिए ही रेस्ट में होगा। क्लियर हो गया बात? दूसरा बात हमको समझ में आया कि सर इसको रेस्ट तब डिफाइन कर पा रहे हैं जब हमको ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का नॉलेज है, इसको मोशन तब डिफाइन कर पा रहे हैं जब हमको ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जो बाइक पे मूव कर रहा है उसका नॉलेज है। ठीक, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को डिफाइन करने के लिए, कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, इस बात को पता करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक, अगर मान लो ऑब्जर्वर हम है तो देखो रेस्ट में है, ऑब्जर्वर बाइक वाला है तो देखो मोशन में है। तो किसी भी मोशन को समझने के लिए हम क्या बोले कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का दोनों का होना बहुत जरूरी है। ठीक, विदाउट ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के लिए हम लोग, विदाउट ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के अलावा हम लोग मोशन को डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक, कि अगर हम बोल दिए रेस्ट में तो जरूरी थोड़े है रेस्ट में ब्रह्मा जी का लकीर हो गया कि रेस्ट में रहेगा, नहीं सर, हो ही नहीं सकता है, मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। लेकिन जो आदमी बाइक में चल रहा है वो मानने को तैयार कहां है, बोल रहा है कि पोजीशन बदल रहा है भाई मेरे रिस्पेक्ट में, कैसे हो जाएगा? समझ में आ गया? तो किसी भी चीज को, चाहे रेस्ट का बात करें या मोशन का बात करें, उसको डिफाइन करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्या कि हमको ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का सही नॉलेज होना चाहिए, पहला बात। ठीक, अच्छा, दूसरा बात क्या कि अगर हम बोल दिए रेस्ट में है तो हमेशा ब्रह्मा जी का लकीर नहीं हो गया, वो लक्ष्मण रेखा नहीं खींचा गया कि रेस्टे में होगा, नहीं, मेरे रिस्पेक्ट में सिर्फ रेस्ट में, दुनिया के नजर में वो मोशन में हो सकता है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है और कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होता है। ठीक, इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल एससी वर्मा में दिया हुआ है। देखिए क्या दिया एग्जांपल, समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलेंगे कि जिस कैमरा से हम वीडियो बना रहे हैं वो कैमरा मेरे रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, बिल्कुल सर, पोजीशन नहीं बदल रहा, वहीं का वहीं देखिए ना पड़ा हुआ है, हमको देख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है, जो कैमरा है वो मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। ठीक, लेकिन मान लो अगर हम चांद पे चले जाएंगे, अगर हम अभी देखो मेरे रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में था, लेकिन जब हम चांद पे चले जाएंगे तो चांद, बताइए, चांद के रिस्पेक्ट में अर्थ रोटेट कर रहा है,
चांद के रिस्पेक्ट में अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है तो अर्थ का पोजीशन हर वक्त बदल रहा है, अर्थ का पोजीशन बदल रहा है, इसका मतलब अर्थ के अंदर में इंडिया का पोजीशन बदल रहा है चांद के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अर्थ के अंदर में इंडिया का पोजीशन बदल रहा है और इंडिया में इस रूम का पोजीशन बदल रहा है और इस रूम में इस टेबल का पोजीशन बदल रहा है, इस टेबल पे रखा हुआ कैमरा का पोजीशन बदल रहा है। इसका मतलब हम ही जब पृथ्वी पर थे तो हम बोल रहे हैं रेस्ट पे है, हम ही जब चंद्रमा पे पहुंच गए तो हम बोल रहे हैं क्या कि ये मोशन में है। क्लियर हो गया। तो ये बदला का है, मेरा ही बात, हम ही दोनों जगह है लेकिन मेरा शब्द क्यों बदल रहा है। धरती पर जब हम हैं तो हम क्यों बोल रहे हैं रेस्ट में, और चांद पर जब हम हैं तो क्यों हम बोल रहे हैं मोशन में। सर सारा लोचा है क्या, मेरा बच्चा समझ गया होगा सर, सारा लोचा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, सारा लोचा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। जब आप धरती पर है तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है और आपके रिस्पेक्ट में आपका अर्थ जो है वो रेस्ट में है, इस वजह से आपको सामने वाला रखा हुआ कैमरा भी रेस्ट में नजर आ रहा है, ठीक। लेकिन जैसे ही आप मून पे चले गए तो आपके रिस्पेक्ट में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब क्या हो गया, मून हो गया, और अर्थ के रिस्पेक्ट में मून क्या है, मोशन में है। तो हमको मून पर से जो अर्थ लगेगा वो क्या, सॉरी मून पर से जो अर्थ का सिचुएशन लगेगा वो देख रहे हैं कि रोटेट कर रहा है भाई, पोजीशन बदल रहा है। इसका मतलब कैमरा का भी पोजीशन बदल रहा है, और कैमरा का पोजीशन बदल रहा है समय के साथ, तो क्या बोल देंगे, मोशन में, ठीक। तो सारा लोचा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। क्लियर है बात। तो इसी सब बात को जो समझाए हम इसको नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखाएंगे, बट फिलहाल आप इस बातों को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो जो अभी हम लोग इतना बातचीत करके समझे उसी बात को हम लिखा रहे हैं, समझिएगा बात। आप प्लीज इन तीनों बात को नोट डाल करके लिखिएगा जो अभी हम आपको लिखा रहे हैं। क्या जो हम समझे उसी को कंक्लूड कर रहे हैं क्या, कि सर मोशन के लिए बहुत जरूरी है, मोशंस के लिए इस मार्कर का मोशन या जो भी है रेस्ट में है या मोशन के लिए, इसके लिए बहुत जरूरी है क्या, कि सर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का सही नॉलेज होना चाहिए। अगर हम रेस्ट में बोल रहे हैं तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि सर रेस्ट में बोल रहे हैं, इसका मतलब सर जो है इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको मोशन में बोला जा रहा है बाइक वाला के द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है वो बाइक वाला है, सर नहीं है। सर तो अपना खुद रेस्ट में, तो इसको तो लगेगा सर को रेस्ट में ये मार्कर, लेकिन बाइक वाला खुद मोशन में है तो उसको क्या लगेगा कि सर ये मोशन में है, ठीक। क्लियर है बात। तो हमको किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत जरूरी है क्या, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। जिस ऑब्जेक्ट पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसका, और ऑब्जर्वर, जैसे यहां पर हम है, या अगर हम मोशन का बात करेंगे तो बाइक वाला हमारा ऑब्जर्वर है, उसका सही नॉलेज होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट देखिएगा, मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी of object under study and the observer। ठीक। मोशन जो है वो एक तरह से कंबाइंड प्रॉपर्टी है, किस चीज का, ऑब्जेक्ट जिस पर पढ़ाई कर रहे हैं, जिस पे दिमाग लगा रहे हैं, जैसे इस केस में मार्कर था, और ऑब्जर्वर कौन कौन था, एगो हम थे, एगो बाइक वाला था। क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन without observer। ठीक। होना भी चाहिए सर। अब मान लो देखने वाला ही नहीं रहेगा, ऑब्जर्व करने वाला ही नहीं रहेगा, तो मार्कर बैठे रहे, क्या मतलब इसको रेस्ट मोशन से। देखने वाला तो होना चाहिए ना, हम रहेंगे तब ना बोलेंगे कि भाई हम रेस्ट में है ये, या बाइक वाला रहेगा तब तो ही बोलेगा कि इसके बारे में कि मोशन में है। बात समझ में आ गया। तो ऑब्जर्वर का होना बहुत जरूरी है। अगर ऑब्जर्वर ही नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट का आचार डालोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो ऑब्जर्वर जब तक आपके पास नहीं है, या ऑब्जर्वर के लिए हम एक शब्द व्यूअर का भी, जो व्यू करता है, देखता है, उसके सेंस में ही बात करते हैं। तो जब तक अगर आपके पास ऑब्जर्वर नहीं है, व्यूअर नहीं है, तो कोई मीनिंग नहीं है आपके लिए रेस्ट और मोशन का, कोई सेंस ही नहीं बनता है रेस्ट और मोशन का डिफाइन करने का। क्लियर है बात। और आखिरी बात तो हम बोलेंगे शायद सर हमारे समझ से सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, कल के दिन ट्रू फॉल्स वगैरह कुछ में भी बन के सवाल आ सकता है। क्या कि जब हम इस कैमरा का एग्जाम्पल आपको बताए थे, तो जब हम देखे पृथ्वी पर खड़ा हो गए तो हम बोल रहे हैं रेस्ट में है, लेकिन हम ही को अगर मौका लगा, इलोन मस्क ले गया हमको चांद पे, मार्स पे, तो चांद पे जैसे हम पहुंचे तो चांद पर से हम साफ बोल रहे हैं कि सर अर्थ मूव कर रहा है, इसका मतलब अर्थ में के अंदर में रखा हुआ हर एक चीज मूव कर रहा है मेरे रिस्पेक्ट में। जब हम चांद पर है इसका मतलब सर कैमरा मोशन में। हम ही जब अर्थ पे है तब बोल रहे हैं रेस्ट पे है कैमरा। हम ही जब मोशन में आ गए हैं, मतलब सॉरी, हम ही जब चांद पे पहुंच गए तो हम बोल रहे हैं क्या कि अपना कैमरा जो है मोशन में है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम रेस्ट बोल दिए तो उसको लक्ष्मण रेखा आप मत मान लेना कि रेस्ट में हर ऑब्जेक्ट के लिए ही रेस्ट में होगा, सॉरी हर ऑब्जर्वर के लिए ही रेस्ट में होगा। ठीक, अगर हम बोल दिए कि रेस्ट में है तो इसका मतलब ये एकदम नहीं है कि आपके रिस्पेक्ट में भी रेस्ट में हो, आपके दोस्त के रिस्पेक्ट में भी रेस्ट में हो, आपके दोस्त के रिस्पेक्ट में भी ये रेस्ट में हो। नहीं सर, इसका एकदम मतलब नहीं है। क्लियर है बात? ठीक, समझ में आया? और हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम बोल दिए ये मोशन में है तो ऐसा मत समझ लेना कि सर लक्ष्मण रेखा खींच दिए हैं कि मोशन में है, इसका मतलब आपके रिस्पेक्ट में मोशन में, उसके रिस्पेक्ट में, सबके मोशन में। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मोशन में अगर है हम बोल रहे हैं तो सिर्फ मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में है। रेस्ट में अगर हम है बोल रहे हैं तो सिर्फ मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। हो सकता है कि आपके रिस्पेक्ट में कुछ और हो, जैसे मार्कर का भी एग्जाम्पल बोले, हम बोल रहे हैं मार्कर को कि मार्कर रेस्ट में है, ठीक, लेकिन बाइक वाला कभी मेरा बात मानेगा? बोलेगा मास्टर साहब गलत पढ़ाते हैं, हम साफ देख रहे हैं पोजीशन बदल रहा है मेरे रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये क्या है? मोशन में है। क्लियर हो गया बात? समझ में आया कि मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। ठीक, रेस्ट हम बोल रहे तो मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो जरूरी नहीं है कि सबके रिस्पेक्ट में भी रेस्ट में होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है। या बाइक वाला बोल रहा है मोशन में है, तो जरूरी नहीं है कि बाइक सबके रिस्पेक्ट में वो मोशन में होगा। देखो, बाइक वाला के रिस्पेक्ट में मोशन, मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट, एक ही तो ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गया? इसका मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट या कंप्लीट मोशन बोल के कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। कहने का बस इतना तात्पर्य है कि अगर आप किसी भी चीज को रेस्ट में बोल रहे हैं तो सिर्फ आप अपने रिस्पेक्ट में रेस्ट में बोल रहे हैं, या अगर आप किसी भी चीज को मोशन में बोल रहे हैं तो सिर्फ आप अपने रिस्पेक्ट में मोशन में बोल रहे हैं, सबके रिस्पेक्ट का आप ठिकाना नहीं लेंगे। क्लियर हो गया बात? इसी बात को हम समझाना चाह रहे थे। तो हम लिखेंगे पॉइंट, there is not any absolute rest and absolute motion। ठीक, अगर हम बोल दिए कि कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में है तो एकदम गलत बोल रहे हैं। बात समझ में आ गया? एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन करके कोई चीज नहीं होता है। देयर इज नॉट एनी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। अगर आप रेस्ट बोल रहे हैं तो सिर्फ आप अपने रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे, और अगर आप मोशन बोल रहे हैं तो सिर्फ आप अपने रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे, आप दुनिया का ठिकाना नहीं लोगे। क्लियर है बात? तो प्लीज आप इस बातों को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम लोग एक तरह से बोलेंगे वेरिएबल ऑफ मोशंस का पार्ट है। वेरिएबल ऑफ मोशन में ढेर सारा बात पढ़ना है हमको, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फलाना सब बात करना है, लेकिन एक एक करके चीज को डिलीवर आउट करेंगे। ठीक, प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो आराम से डिटेल्ड में समझेंगे एक एक चीज को, है ना। हर चीज को आप देख ही रहे हैं, किस बारीकी से किस लेवल पे जाके चीज को समझ रहे हैं, उसी तरह से हम लोग इसको भी समझेंगे। तो आप सबसे पहला हेडिंग लगाइएगा डिस्टेंस। सर डिस्टेंस की राम कहानी को समझते हैं, फिर जाके डिस्टेंस की राम कहानी पर आएंगे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की राम कहानी पर आएंगे। ठीक, समझने से पहले हम छोटा सा मैप बनाते हैं, उसी के बेसिस पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को ध्यान में ला दूंगा, है ना। देखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये पार्टिकल यहां पर था ए पोजीशन पर, ये हमारा जो था इनिशियल पोजीशन बोल रहे हैं आईपी।
IP का सिंपल सा मतलब है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है जहां से मोशन स्टार्ट होता है, फ्रॉम विच मोशन स्टार्ट और बिगिन्स, ठीक। और A से चलते 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 पहुंच गया C पर, ठीक। और फिर C से चलते 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 पहुंच गया कहां पर, B पर, ठीक। तो फाइनली B पर A से चला, कैसे गया, A से C पर पहुंचा और C से गया 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 घूमते फिरते कहां पर पहुंच गया, B पर। तो B जो है हमारा वो क्या है सर, फाइनल पोजीशन। A जो है हमारा वो इनिशियल पोजीशन। FP का मतलब होता है फाइनल पोजीशन, IP का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है जहां से मोशन स्टार्ट होता है। FP का मतलब होता है फाइनल पोजीशन, जहां पर मोशन फाइनली जाके खत्म हो जाता है, नाम से ही लग रहा है, ठीक। लिखा देंगे, आगे चिंता मत कीजिए, पहले समझिएगा बात को। डिस्टेंस होता है क्या, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड by an object. It is the length of actual path traveled by an object in a given time interval. ठीक, किसी स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल में कुछ समय में कितना रास्ता चले हैं हम लोग, बस वही हमारा क्या हो जाता है, डिस्टेंस, ठीक। इसको कोई मतलब नहीं है कि आप बायां चले हैं दायां चले, कोई मतलब, आप कैसे चले, धीरे चले, फास्ट चले, कोई मतलब, इसको सिर्फ मतलब है कि आप कितना रास्ता चले हैं, बस इसी बात से मतलब है। क्लियर है बात। तो अगर हम इसके बेसिस पर बात करेंगे डिस्टेंस कितना होगा, इस डायग्राम के बेसिस पे बात करेंगे, तो आप समझ गए सर, डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल पाथ, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ कितना है, तो हम बोलेंगे चाहे पूरा A से B बोल दो या आप बोलो A से C और C से B, खत्म बात। तो हम लिखेंगे AC प्लस BC या CB। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। क्या, A से C और C से B, बस रास्ता को जोड़ो, खत्म बात। कोई मतलब नहीं है कैसे चले, बस रास्ता को आपको जोड़ना है। A से C आए हैं और C से हम कहां पर आए हैं, B पर आए। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आप देखिए, चूंकि सिर्फ ये पाथ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है कि किस दिशा में जा रहे नहीं जा रहे, कोई डायरेक्शन फ्रैक्शन से लेना देना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये लेंथ को कवर कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बताइए ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ लेंथ होता है, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर वो क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर। तो हम लिखेंगे क्या, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। SI यूनिट की बात करते हैं तो इट्स SI यूनिट इज स्टैंडर्ड यूनिट इज क्या, तो आपको सबको रटा हुआ है सर, लेंथ है तो मीटर या हम स्मॉल n लिखते हैं। बड़ा यूनिट चाहिए तो किलोमीटर और छोटा यूनिट चाहिए तो सेंटीमीटर, है ना। तो हम स्टैंडर्ड यूनिट का ही बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, मीटर। आगे बढ़ते हैं। इसका डायमेंशन, इट्स डायमेंशन इज या डायमेंशनल फॉर्मूला, इट्स डायमेंशन इज। अब बताओ डायमेंशन में क्या आता है सर, डायमेंशन में जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आता है वही आता है। अब बताओ इसमें क्या आ रहा है, इसमें सिर्फ लेंथ आ रहा है और हम लोग डायमेंशनल फार्मूला में लेंथ को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिर्फ इसमें लेंथ है तो इसका डायमेंशन फार्मूला होता है कैपिटल L, और हम डायमेंशनल फार्मूला को इस तरह के बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक। ये जो ब्रैकेट वाला बॉक्स होता है ना, ये इस तरह से इसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला या इसका डायमेंशन जो होता है वो होता है कैपिटल L, ठीक। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप L⁻⁴ भी पढ़ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक। अच्छा, अब चूंकि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जितना कुछ भी होगा इस सब चीज को फॉलो नहीं करने वाला। स्केलर क्वांटिटी कहां से फॉलो करेगा, है ना। अच्छा, क्या ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो का बात कर लेते हैं। क्या ये जीरो हो सकता है? बिल्कुल सर, जब आप चलवे नहीं किए हो वहीं रुके हुए तो जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब आप चलवे नहीं किए हो तो डिस्टेंस का बातें नहीं करना, है ना। तो हम एक बात तो बोल सकते हैं कि सर कुछ भी हो जाए निगेटिव तो नहीं होगा। काहे कि सर इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं, काहे कि स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं, डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, तो इट कांट भी निगेटिव। हम लिखेंगे क्या,
इट कांट बी निगेटिव। तो हमारे समझ से इतना बात तो आपको पता होना ही चाहिए था, किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में। क्लियर हो गया बात। सिर्फ आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है क्या सर, डिस्टेंस का साधारण सा मतलब होता है कितना रास्ता हम चले, कैसे चले, किधर से चले, कोई मतलब नहीं है सर, कितना रास्ता चले बस उतना ही मतलब है। क्लियर है, छोटा सा बात था ये। आईपी का मतलब हम आपको लिखा देते, इसका मतलब होता है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का साधारण सा मतलब होता है क्या कि सर फ्रॉम विच मोशन बिगिंस, फ्रॉम विच मोशन बिगिंस, या हम बोल सकते हैं स्टार्ट। क्लियर। एफपी का मतलब होता है सर फाइनल पोजीशन, शब्द से पता चल रहा है फाइनल, इंतकाम, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का मतलब है एट विच मोशन एंड्स। ठीक, एट विच या पोजीशन अच्छा सही लिख लेता हूं, है ना, कंजूसी क्यों करना। एट विच पोजीशन, एट विच मोशन एंड्स। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल पोजीशन। जहां से मोशन चालू हुआ है उसको बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। लिखने के लिए डेफिनेशन बता दिए क्या, फ्रॉम विच मोशन बिगिंस और स्टार्ट, जहां से मोशन चालू होता है। और फाइनल पोजीशन का मतलब होता है फाइनली आप कहां पर जाकर रुक गए। जैसे मान लीजिए हम यहां से निकले, मान लीजिए अगर हम पटना में रह रहे हैं तो पटना से हम निकले, तो पटना से निकले और हरिद्वार में जाके हम रुक गए, तो पटना हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पटना हो जाएगा इनिशियल पोजीशन, और हरिद्वार में जाके हम रुक गए तो हरिद्वार हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन। बस इतना सा बात है। क्लियर हो गया बात। तो मेरे समझ से इतना बेसिक बात आपको डिस्टेंस में पता होना चाहिए। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपना आज का जो आखिरी टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट उसको कवर आउट करेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए आप। चलिए लास्ट जो हमारा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। समझने से पहले टॉपिक का नाम लगाते हैं और डिटेल्ड में पढ़ते हैं जैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा मेरा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक, समझते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब है, जो डेफिनेशन आपको बता रहे हैं आप प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब होता है सर स्ट्रेट लाइन का लेंथ। ठीक, क्या बोल रहे हैं सर, इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन अलोंग ए स्पेसिफाइड डायरेक्शंस। ठीक, जैसे हम लिख रहे हैं, समझिएगा बात को, क्या कि सर इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन joining the initial position and यहां से आगे लिख रहा हूं, यहां पे इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन along ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, स्पेसिफाइड along ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। डेफिनेशन क्या बोले, इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का वो स्ट्रेट लाइन का लेंथ है जो कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ज्वाइन करता है। जैसे हम समझा रहे हैं, या आपका बोलेंगे अगर इसके रिस्पेक्ट में हम डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन का आप लेंथ निकाल दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब सर यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, करते हैं, मेरा बच्चा बोलेगा सर ये वाला। ठीक, ये वाला, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये वाला जो चीज हो गया मेरा बच्चा, ये वाला जो चीज हो गया, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक,
क्या बोले सर, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो दो बात दिखा होगा, एक तो इसमें लेंथ मिला, एक इसमें डायरेक्शन मिला, ठीक। और डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा तो हम आपको लिखा देते, डायरेक्शन आपको दिमाग में रखना है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक। डायरेक्शन क्या होगा सर, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ का डायरेक्शन होगा, ठीक। ध्यान में रखिएगा, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हमको बताइए, हमको डिस्प्लेसमेंट में दो बात मिला है, एक बात लेंथ मिल रहा है, दूसरा बात डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक। तो लेंथ और डायरेक्शन जब भी किसी क्वांटिटी में मिलता है उसको क्या बोलते थे बच्चा, आप बोलेगा सर उसको हम लोग बोलते थे वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से एक बात हम लोग लिखेंगे क्या, कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का सारा रूल्स को फॉलो करेगा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट फॉलोस द वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। और आपको पता है कि वेक्टर रूल ऑफ एडिशन में हम तीन बात बताए थे कि तीन तरह से वेक्टर को ऐड किया जाता है। एक होता है ट्राइंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है क्या, बोलिए, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सारा बात आपको पढ़ा चुके हैं मैथमेटिकल टूल्स के वेक्टर चैप्टर में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इट्स एसआई यूनिट इज, तो आप बोलिएगा सर एक तरह से तो ये डिस्टेंस ही है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना, किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा सर, इस एसआई यूनिट इज क्या, मीटर, METRE या स्मॉल m। क्लियर है बात, ठीक। बड़ा यूनिट का बात करेंगे तो किलोमीटर चले जाएंगे, इससे भी छोटा यूनिट का बात करेंगे तो सेंटीमीटर चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उसके बाद क्या, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो इट्स डायमेंशन इज क्या को मेजर कर रहा है, लेंथे को तो मेजर कर रहा है, तो लेंथे को मेजर कर रहा है तो हमको पता है डायमेंशन में क्या लिखते हैं, कैपिटल L। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल, या हम L⁻⁴ भी लिख सकते हैं। और हमको पता है कि डायमेंशन फॉर्मूला को इस तरह के ब्रैकेट में बंद किया जाता है, ठीक। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, सब बात समझ में आ गया। अब एक छोटा सा बात है लेकिन हमारे समझ से काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बात को। अब लफड़ा क्या हो रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी तो आ ही गया है, वेक्टर क्वांटिटी आ गया वो तो सर अलग बात है, इसमें डायरेक्शन भी आ रहा है। तो डायरेक्शंस के बेसिस पे हम समझते हैं क्या, देखिएगा, जब मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर आया, ठीक, यहां से यहां पर आया, ठीक, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस h है, ये दूरी क्या है, h, ठीक। तो जब आप एक बार यहां से यहां आए हैं तो आप कितना दूरी तय किए हैं सर, इधर की तरफ अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं तो आप बोलिएगा सर +h तय किए हैं, ठीक। फिर आप क्या किए, वापस से आप इधर की तरफ आ गए, ठीक, वापस से आप आ गए। तो आप जब आप इधर की तरफ को पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से लेना देना है, तो इधर की तरफ जब हम गए तो कैपिटल H ले गए, दूरी तय किए पॉजिटिव H, ठीक। लेकिन जैसे ही हम उधर से इधर आए तो हम क्या किए, H ही दूरी तय किए हैं लेकिन डायरेक्शन उल्टा चल रहे हैं, तो इस बार क्या है, -h, ठीक। तो अगर हम आपसे टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर यहां से यहां पर +h, अच्छा, और यहां से यहां पर -h, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट की 0 हो गया, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप जहां से चले थे वहीं पर आप पहुंच गए, ठीक। मैं एक बार देख लेता हूं, कुछ कट वगैरह भी रहा है, सब कुछ स्पष्ट है ना, बिल्कुल। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि आप जहां से जहां तक चले थे वापस से वहीं पर पहुंच गए, ठीक। तो वापस से वहीं पर पहुंच जाना, इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरा बात। हम क्या बोले कि बाबू जैसे मान लो अगर हम इधर की तरफ चल रहे हैं और हम ऐसा मान रहे हैं कि इधर की तरफ पॉजिटिव है, तो जब इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है तो हम चले मान लेते हैं h डिस्टेंस, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सर, +h,
ठीक, बढ़िया बात है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वापस से इधर जाना चाह रहे हैं। जब इधर पॉजिटिव लिए थे तो इधर की तरफ क्या लेंगे, नेगेटिव, तो वापस से हम इधर की तरफ ऐसे करके h दूरी तय कर आकर आ गए यहाँ। ठीक, चले कहां से थे, यहीं से चले थे, पहले h गए फिर h आए हैं, जितना चले उतने वापस आए हैं, तो h गए हैं, h डिस्टेंस चले हैं, h डिस्टेंस वापस आए हैं। लेकिन अगर आपसे हम नेट डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आप बोलिएगा सर जब इधर चले तब प्लस h, और वापस से जब आप टोटली इधर आ गए हैं तो क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट h ही है, लेंथ h ही है, लेकिन दूरी क्या है सर, सर दूरी का जब आप देखिएगा तो दूरी तो h ही है। डायरेक्शंस का बात करेंगे तो इधर की तरफ अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शंस ले रहे हैं तो इधर की तरफ आप क्या लेंगे, निगेटिव डायरेक्शंस लेंगे, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0। इस बात का ये मतलब है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 का सिर्फ ये मतलब है क्या, कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। आप जहां से चले थे वापस से वहीं पर पहुंच गए, इसी बात का मतलब है कि आपका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगा। ठीक, 9th में आप पढ़े भी होंगे, बट फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 का बस इतना मतलब है, आपके दिमाग में सेट कर लेना है कि आप जहां से चले थे वापस से वहीं पहुंच गए हैं। समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी करा दिया आपको कि h डिस्टेंस चले और वापस से वहीं पर आ गए, इसका मतलब जब चले तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चले तो प्लस h, निगेटिव डायरेक्शन में चले हैं तो माइनस h, दोनों को जोड़ेंगे तो नेट 0 आ गया। ठीक, तो इसका मतलब एक बात हुआ कि सर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव भी हो सकता है, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है। ठीक, क्लियर हो गया बात, हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। कल के दिन कोई आपसे पूछेगा कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर चलेंगे। ठीक, देखा जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, अपने मन से मान लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सवाल करेंगे तो उसमें ये सब बात क्लियर हो जाएगा। जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चलोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, जब आप निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हो, जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, जब आप निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। जब आप चले और वापस से वहीं पहुंच गए, जहां से गए और वापस से वहीं पहुंच गए, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्लियर है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब है कि आप जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए। कहने का तात्पर्य यह है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। ठीक, तो इन सब बातों को कंपाइल करते हुए हम आखिरी बात लिख रहे हैं क्या, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। क्लियर है, इट कैन भी, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, बार बार बोल रहे हैं, लिखाने लेकिन बोल रहे हैं, अगर आपको इच्छा है तो आप लिख लीजिएगा। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि यू आर मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। निगेटिव डिस्प्लेसमेंट का बस इतना सा मतलब है कि यू आर मूविंग इन अ यू आर मूविंग इन अ निगेटिव डायरेक्शंस। एंड 0 डिस्प्लेसमेंट का मतलब है क्या, कि यू आर मूविंग in that directions, initially you are moving in a positive direction and after that you are moving in a negative direction, and that case your initial position and final position are same। जहां से आप चले थे आप exactly वहीं पर पहुंच गए हैं, hence we can say that your net displacement is 0। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, निगेटिव वर्ड निगेटिव माइनस h का सिर्फ मतलब है डायरेक्शन, माइनस का सिर्फ मतलब है डायरेक्शन। आप ऐसा मत सोचिएगा सर लेंथ कैसे निगेटिव हो गया, नहीं सर लेंथ हो भी नहीं सकता, कभी हुआ नहीं तो आज कैसे हो जाएगा, है ना, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है, बस ये माइनस बता रहा है कि आप उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हो। इधर को हम पॉजिटिव लिए है ना, तो आप इधर चल रहे, उल्टा डायरेक्शन में चल रहे, काहे कि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको डायरेक्शन बताना ही नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्शन कैसे बताते हैं, पॉजिटिव निगेटिव का इस्तेमाल करके बनाते हैं। ठीक, तो निगेटिव का सिंपल सा मतलब है कि आप निगेटिव डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, और 0 डिस्प्लेसमेंट का बस इतना सा मतलब है क्या, कि आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जहां से चले थे आप वापस से आप वहीं पर पहुंच चुके हैं। क्लियर हो गया बात, तो इतना सारा बात था डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इस एग्जांपल के बेसिस पे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसी का तो लेंथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात,
तो इतना सारा बात था जो आपको डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको भी प्रॉपर तरीका से हम बनवाते हैं नोट्स, आप प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स को बनाते हुए आगे बढ़ते रहिए, ठीक। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, उसको कंपाइल करेंगे और फिर यहां पर हम लोग लेक्चर को खत्म कर देंगे। प्लीज नोट कर लीजिए आप। चलिए डिस्प्लेसमेंट में और कुछ बेसिक, अभी तक जितना हम लोग पढ़े थ्योरेटिकल बात पढ़े है ना, अब हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को हम सीखेंगे कैसे, और वही बात को लेके आगे बढ़ना है, ठीक। तो हम चाहते हैं कि आप नोट डालिए डिस्प्लेसमेंट में, है ना, नोट डाल करके इस बात को लिखिएगा कि जब आप नोट डाल के कोई चीज को लिखते हैं तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। क्लियर है? चलिए लिखते हैं। नोट डाल करके हम क्या लिखा रहे हैं समझिएगा कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन कैसे कर सकते हैं समझिएगा, लिखते हैं इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या बोले कि सर पोजीशन में बदलाव आना। अरे बाबू देखो ना, आप पहले कहीं और थे, अब आप कहीं और आ गए हैं, तो उसी को तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जो आपका पोजीशन में बदलाव आता है उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो पोजीशन में बदलाव आना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको इतना बात नहीं समझ में आ रहा तो आपको इतना बात मत ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट एक तरह से क्या होता है, द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मान लेते हैं, समझिएगा बात को, मान लेते हैं कि अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट है, अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से वो एस वेक्टर है, एस वेक्टर। ये वेक्टर लगा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। क्यों? कहे कि एस जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एस वेक्टर लगा रहे हैं, ठीक। तो इस डेफिनेशन के तहत हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये जो है चेंज है, ये चेंज, और ये आर जो है, ये आर वेक्टर क्या बता रहा है आपको पता है, पहले भी लिखा चुके हैं आज ही के क्लास में कि सर ये आर वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको चाहे आप ऐसे याद रखो या आप सिंपली याद रखो कि एस वेक्टर बराबर क्या, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन। काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, और इस पे सवाल भी आ चुका है आपके पेपर में। ऐसे वेक्टर में हम कराए भी थे, बट फिर से हम आपको करा रहे हैं इस बात को, ठीक, करा रहे हैं इस बात को। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर को लिखना का तरीका होता है फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन। आपको फाइनल पोजीशन लिखना आता है, जो बच्चा मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं हमसे, वेक्टर में हम उसमें सवाल भी कराए हैं, उसको 100% लिखना आता है। अगर बाकी सवाल तो करेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है वो सवाल हम करेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन अभी आपको बस दिमाग में इस बात को सेट कर लेना है कि सर डिस्प्लेसमेंट को एक तो थ्योरेटिकल बेसिस से क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, वो सब बात जो अभी इससे थोड़ा देर पहले पढ़े वो सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आज के जो क्लास के बेसिस पे हम लोग एक नया बात इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, क्या, डिस्प्लेसमेंट को लेके, कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है सर वो होता है एक तरह से चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर, ठीक। इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा का मतलब होता है बड़ा चेंज, बस अभी इतना बात ध्यान में रखो। और डी का मतलब होता है छोटा चेंज, या डी आर का मतलब होगा छोटा आर, ठीक, मतलब छोटा चेंज इन पोजीशन, ठीक। अभी आपको दिमाग में बस इतना रखना है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका है फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा दो, आपका जो भी समस्या है वो समाधान हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गया? तो आप प्लीज इस बात को मत भूलिएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और साथ में इस बात को भी याद रखिएगा कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका होता है फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन। क्लियर है बात? तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट,
रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो बात हम आपको लिखेंगे यहाँ पर, आप प्लीज उस बात को ध्यान में रखिएगा बाबू, प्लीज। ठीक है, चलिए समझते हैं रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो स्टेशन है, एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन बी है। ठीक, तो एक बार हम सीधी ए से बी चले। जैसे मान लीजिए इसको हम S1 पाथ बोल रहे हैं, ये है 5 मीटर का। ठीक, जब हम S1 पाथ से चले तो एकदम 5 मीटर का दूरी हमको तय करना पड़ा और सीधे हम यहाँ पर पहुंच गए। अब हम क्या किए, थोड़ा सा इसे घुमा फिरा के पहाड़ की तरह चले और ये मान लेते हैं S2 पाथ है और S2 पाथ है तो इसका दूरी मान लेते हैं 15 मीटर। ठीक, और तीसरा हम इस तरह से चले हैं और ये हमारा मान लेते हैं S3 पाथ है और यहाँ से इस रास्ता से जाने के वजह से हमको कितना दूरी तय करना पड़ा, इस रास्ता के जाने के वजह से हमको दूरी तय करना पड़ा लेट से 11 मीटर। क्लियर है बात। हम बोले स्टेशन ए और स्टेशन बी है, ए स्टेशन से बी स्टेशन आने में हम लोग 3 रास्ता का यूज किए हैं। पहला रास्ता जो है वो हमको 5 मीटर का है और हम आराम से इजीली पहुंच जा रहे हैं, कम समय भी लगेगा। ठीक, उसके बाद जाकर दूसरा रास्ता जो है वो S2 है और आप दिख रहे हैं कि कितना खतरनाक सा रास्ता है, ड्राइविंग करने में बड़ा मुश्किल होगा, है ना। 15 मीटर का दूरी हमको तय करना पड़ा जब हम उस रास्ता से आ रहे हैं। और तीसरा रास्ता हमारा S3 रास्ता है, जब हम S3 पर के द्वारा हम जा रहे हैं ए से बी पर तो हमको 11 मीटर का दूरी तय करना पड़ रहा है। क्लियर है। तो छोटा मोटा बात आपसे पूछते हैं। सबसे पहला बात कि डिस्टेंस कौन कौन रास्ता दे रहा है, डिस्टेंस कौन कौन रास्ता दे रहा है। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर डिस्टेंस तो होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, अगर आप S1 से चले हैं तो डिस्टेंस S1 हो जाएगा, अगर आप S2 से चले हैं तो S1 S2 हो जाएगा और अगर आप S3 से चले हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आ गया क्या कि सर डिस्टेंस तो S1 S2 और S3 तीनों दे रहा है। एक्चुअल पाथ लेंथ ना, पाथ का लेंथ कितना है बस उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो तीनों है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस रास्ता से चले तो ये अपना डिस्टेंस हो गया, अगर आप इस रास्ता से चले तो वो अपना डिस्टेंस हो गया और अगर आप इस रास्ता से चले तो वो अपना डिस्टेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। रही डिस्प्लेसमेंट की बात, वही मुद्दा है डिस्प्लेसमेंट का बात। अगर हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का जब हम आपसे बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन। जहां से चले थे इसका मतलब ये इनिशियल पोजीशन, अच्छा, जहां पे पहुंच के खत्म किए इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। इसका मतलब सर डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ S1 होगा, ना S2 होगा ना S3 होगा। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट S1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुद्दा। अब हम आपसे छोटा सा बात करेंगे, क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में बराबर है। हाँ, एक सिचुएशन है जब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। यह संभावना है कि जब आप सिर्फ S1 के रास्ता पे चलोगे तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। तो यहां से बस हम इस बात को निकाल लिए कि एक संभावना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अगर हम S1 S2 को कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि S2 ज्यादा है S1 कम है, S2 ज्यादा है S1 कम है। इसका मतलब सर डिस्टेंस जो है इस केस में बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। बढ़िया बात है। एक मुद्दा निकला पहला कि सर डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। दूसरा मुद्दा निकला कि सर डिस्टेंस जो है सर वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। अब इसको कंपेयर कर रहे हैं तो S1 का लेंथ कितना है सर, 5 मीटर, S3 का लेंथ कितना है सर, 11 मीटर। इसका मतलब ये बात समझ में आ गया कि सर इस केस में भी S3 बड़ा है। कहने का मतलब डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। तो यहां से पूरा राम कहानी जितना हम लोग पढ़े, इस कहानी से 2 मेन बात निकाल पाए हम लोग, क्या कि सर डिस्टेंस जो होगा चाहे डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। क्या बोल रहे हैं हम कि डिस्टेंस जो होगा चाहे डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो हम इसी बात को फाइनली जो अपना रिलेशंस है उसको हम लिख रहे हैं, लेकिन लिखने से पहले हम आपको सवाल के फॉर्म में चीज पूछेंगे, आपको बताना है कौन सही और कौन गलत। क्या कि हम कंक्लूड कर रहे हैं इस पूरा टॉपिक को, क्या कि सर अपना जो डिस्टेंस होगा
चाहे डिस्प्लेसमेंट से, इनइक्वलिटी फॉर्म में लिख रहे हैं, डिस्टेंस जो होगा चाहे डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक, एक बात हम ये लिखे हैं, दूसरा बात क्या लिख रहे हैं, इसी बात को थोड़ा सा एक अलग तरीका से हम बस लिख रहे हैं। ठीक, अब मेरा सवाल यह है कि एक दोनों बात का तो मोटा मोटी यही मतलब, मोटा मोटी यही मतलब है क्या कि डिस्टेंस जो होगा सर डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक, लेकिन ज्यादा सही कौन है, दैट इज माय क्वेश्चन। इस दोनों में रिलेशन तो समझ में आ गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही रिलेशन है क्या, डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम शब्द में लिखना चाहेंगे तो हम बोलेंगे डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। चाहे डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, शब्द में लिख लिए। लेकिन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इस दोनों में ज्यादा सही कौन है, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर ये सही है। क्यों, आप बताओ हमको। देखो समझाते हैं, समझिएगा बात को। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी से आप कैसे कंपैरिजन कर देंगे? आज तक तो हम नहीं पढ़ाए हैं ये बात। स्केलर का स्केलर से ही कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 5 मीटर का कंपैरिजन आप 15-20 मीटर से कर सकते हैं ना, लेकिन 5 मीटर का कंपैरिजन आप नॉर्थ डायरेक्शन में 15 मीटर से थोड़ी कर सकते हैं। नहीं सर, कैसे कर सकते हैं, बात समझ आ गई। तो डायरेक्शन जहां इंक्लूड हो जाता है वो क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर का वेक्टर से कंपेयर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से ये बात गलत हो गया। ठीक, एप्रोप्रिएट ज्यादा ये नहीं है। ठीक, लेकिन हम एक तरीका कर सकते हैं क्या कि सर डिस्टेंस को तो हम वेक्टर क्वांटिटी में नहीं बना सकते, काहे कि जैसे ही वेक्टर क्वांटिटी में बनाएंगे तो वापस हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। लेकिन एक काम कर सकते हैं क्या कि सर वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी में बदल सकते हैं। कैसे? सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेके। क्यों? काहे कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और जैसे ही सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को उठा लेंगे तो स्केलर बन जाएगा और हम आराम से कंपेयर कर देंगे। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, नोट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का आपको पता है नहीं कि ये बॉक्स का क्या मतलब होता है। ये बॉक्स हम बढ़िया से पढ़ा चुके हैं आपको बहुत अच्छा से। सर इस बॉक्स का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो क्या है कि ये भी एक स्केलर क्वांटिटी बन गया और हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिए, तो मैग्नीट्यूड क्या है, एक तरह का लेंथ है, और वो भी एक स्केलर क्वांटिटी बन गया। और जब स्केलर क्वांटिटी बन गया तो हम आराम से ये बात को लिख पा रहे हैं क्या, दोनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडीज को कर पा रहे हैं। काहे कि सर हम कंपेयर दो स्केलर क्वांटिटीज का ही कर सकते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज का ही कंपैरिजन कर सकते हैं। एक स्केलर का दूसरा वेक्टर के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे समझ से सर ये बात ज्यादा सही है। ठीक, तो आप प्लीज इस डेटा को इस तरह से याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम बस यहां ऐड करेंगे इस आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप यहां जो है एरो मार के लिख लीजिएगा, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख पा रहे? काहे कि सर ये जो हमारा है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो है हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर का डायरेक्ट वेक्टर से आप कैसे कंपेयर कर दीजिएगा, है ना, लफड़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन जब भी इस बात को लिखा जाता है तो जो भी टीचर आपको कहीं लिखाते हैं, कोई पढ़ाते हैं, तो इस बात को मान के चल रहे होते हैं। ठीक, लेकिन जब हम एप्रोप्रिएट नॉलेज पे जाएंगे तो हमारे समझ से ये ज्यादा परफेक्ट है। क्यों? है कि अब ये भी एक स्केलर की तरह ट्रीट की, तो खैर डिस्टेंस है तो स्केलर तो होगा ही। अब ये भी एक स्केलर की तरह ट्रीट हो रहा है। क्यों स्केलर की तरह ट्रीट हो रहा है? है कि सर हम इस वेक्टर क्वांटिटी में से डायरेक्शन को छांट दिए, उड़ा दिए, तो सिर्फ मिल गया मैग्नीट्यूड। अब हम दोनों का मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं, तो दोनों का स्केलर कंपैरिजन हो जाएगा। क्लियर है बात? तो हम
पूरा बात का एक ही बात बोलना चाहते हैं क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है कि सर डिस्टेंस जो होता है चाहे डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से चाहे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। क्लियर है बात। और उसको समझने के लिए यहां पर एक एग्जांपल, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट और ये तीनों डिस्टेंस, तो जब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम यही चीज हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर दोनों बराबर है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन जब हम बाकी दोनों से कंपेयर करेंगे डिस्प्लेसमेंट को तो हम देख रहे हैं कि दोनों के केस में तो छोटे आ रहा है बेचारा। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया कि पूरा बात का एक ही बात क्या कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, या हम डिस्टेंस के बेसिस पे बात करेंगे तो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक ठीक, इतना ही बात था। क्लियर है बात। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर में मजा आया होगा और आप पहले से भी सीखे हैं तो आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ चीज ज्यादा क्लियर हुआ है, कुछ चीज ज्यादा स्पष्टता से समझ में आई है। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा वो सवाल बेस्ड रहेगा। फिलहाल के लिए थैंक यू। और जैसा कि हम हमेशा बोला करते हैं, कोई भी हाल हो, किसी भी तरह का सर परिस्थिति हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए। ठीक, थैंक यू। आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा।